नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पलसापुरे, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर चैप्टर का सचिव। आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज हमारे यहाँ व्याख्यान है। व्याख्यान में माननीय कर्नल अमोद कुलकर्णी जी आज हमें कारगिल सेक्टर में हुए युद्ध के बारे में जानकारी देंगे। आइए उसके पहले मैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नागपुर में इसका एक चैप्टर है। कुल मिला के देश में ऐसे 15 चैप्टर है। नागपुर चैप्टर में विदर्भ प्रांत आता है। नागपुर चैप्टर की अध्यक्षा माननीय रिटायर्ड जज मीराताई खड़गकर है। मेरा सचिव करके काम है। इसी तरीके से और हमारे यहाँ 9 मेंबर से कुल मिला के ऐसे 11 मेंबर की टीम यहाँ काम करती है। हमारा मुख्य काम यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके सीमावर्ती भाग में और वैसे ही इन डिस्ट्रिक्ट्स में या इस राज्य में जो भी बातें जो सही है, जो लोगों तक आनी चाहिए, वो लाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कई बार आप देखते हैं मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं आतंकवाद की वजह से किसी को मार दिया गया है, खून हो गया है या कोई भी इस तरीके की घटना होती है। पर क्या सही में ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या सही में ऐसी कोई वहां लोगों का अनुभव है? क्या वहां के लोग हमारे साथ हैं? क्या हमारे साथ उनके लोगों के संबंध ठीक नहीं? ऐसे कई सारे विचार और प्रश्न आपके मन में हमेशा आते होंगे। पर जम्मू कश्मीर का इतिहास अगर हम देखते हैं तो उस इतिहास में इस सारी चीजों का जवाब है। हमारे देश का आत्मसम्मान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी बात को लेके आज हम आप तक लाए हैं कारगिल विजय दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज कर्नल अमोद कुलकर्णी हमारे साथ हैं। 26 जुलाई ये कारगिल दिवस के विजय के उपरांत मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के द्वारा तकरीबन 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। उसके बाद आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। इन शहादत देने वाले सैनिकों के लिए, सरदारों के लिए, इस भारत के सपूतों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ को बाहों में तरसता छोड़ आया हूं। ये पंक्तियां मैंने उन शहीद, उन सैनिकों के मन की बात को पहचान के, समझ के यहाँ पे बताई है। आज हमें मौका मिला है इन लोगों की शहादत को याद करें और कारगिल में युद्ध कैसा हुआ था, क्या स्थितियां थी, देश को क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ और आने वाले समय में क्या हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। अब मैं माननीय श्री सतीश मराठे जी को विनती करता हूं कि आज के हमारे व्याख्यान देने के लिए आए हुए महानुभाव वो आपको पूरी जानकारी दें। श्री सतीश जी मराठे। कर्नल अमोद कुलकर्णी जी, इनका एक बहुआयामी ऐसा व्यक्तिमत्व है। उनकी एक मल्टीफैसेट ऐसी पर्सनैलिटी जानी जाती है। उनका संक्षेप में परिचय इस तरह से होगा। He did his graduation from Nagpur Veterinary College and post-graduation in service deputation from Jabalpur Veterinary College. Postgraduate diploma in service in equine medicine and surgery from IVRI Izzat Nagar, Bareilly. He also served Maharashtra government undertaking Pune from 1984 to 1985. He was commissioned in Remount Veterinary Corps RVC in 1986. He served in various regions of the country, namely in Eastern sector, he was posted in Assam, Eastern Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur. In JNK, he had 4 tenures, including a one in South Kashmir. Headquarter of a high altitude division in Ladakh. Admin commandant in Ladakh, commanding officer of a veterinary hospital and Zanskar pony breeding in Siachen sector and headquarter of command.
He was commanding officer of the veterinary hospital in Uttarakhand. He served as an instructor training in RVC Center and College, Meerut Cantonment, as a staff officer in Mountain Division, Himachal Pradesh. He was a project in charge, Sikandrabad site of a DRDO, DIBER. He was also deputy commandant of Army's stud farm at Hisar and as a veterinary officer. He is a qualified fire officer. He did course from CFEES Delhi and a course in industrial security and explosive disposal. Colonel Kulkarni sir retired in 2018. So we have heard about this multifaceted personality. Now let us come to our topic. Due to the pandemic, जो वैश्विक महामारी के चलते हम आज आभासी तरीके से कारगिल विजय दिन का स्मरण करने जा रहे हैं। इसके पहले सब हमारे कार्यक्रम जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के फिजिकल तरीके से ही होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हमें इस माध्यम का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसा कि सबको मालूम है, 1999 का कारगिल युद्ध ये एक हमारे युद्ध के इतिहास में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। पाकिस्तान के एक तरफा यथास्थिति को बदलने की दुस्साहस के कारण ये लड़ाई हम पर थोपी गई थी। इसका मुकाबला करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था। दुश्मन के मुकाबले हम कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में थे, दुश्मन हमारे से कुछ बेहतर स्थिति में था उस समय, और हमारी कई बाधाएं थी, कई हमारे कंपल्शंस थे। जैसा कि उस समय की जो हमारी शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने सेना के ऊपर कुछ डूज और डोंट्स लगा दिए थे। हम उसके बाद कुछ हमारे संसाधन संबंधी भी समस्याएं थी, नेचर अनकाइंड था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो यह थी कि नेतृत्व द्वारा दुश्मन को उखाड़ फेंकने हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी। उस समय सीमा के अंदर हम यदि दुश्मन को न खदेड़ते तो एक बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। यद्यपि ये एक लोकलाइज वॉर था, ये फुल फ्लेज वॉर नहीं था। लगभग 200-250 किलोमीटर के दायरे में ये लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन सामरिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यदि हम समय सीमा पर दुश्मन को न खदेड़ते तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। हमारे बहादुर सैनिकों ने यह स्थिति आने से हमें बचाया और विपरीत परिस्थिति में बचाया, और ये जो जीत हमें प्राप्त हुई है, ये जीत कोई आसान तरीके से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सैनिकों ने अपनी आहुति इस चीज को साकार किया है, इसका स्मरण देशवासी सदा करते रहेंगे। जैसा कि कहा जाता है, जिस देश के नागरिक देश किस स्थिति में युद्ध का सामने जाता है, इसकी उसे जानकारी न हो तो उस देश का नेतृत्व, नीति निर्धारण करता गलती करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इतिहास में हमारे यहाँ भी गलती हुई है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, भारत इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। क्या गलती हुई है, किसने गलती की है, इसकी चर्चा करने का ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे सामने एक ही पर्याय है, जनता को शिक्षित, जागरूक किस तरह से किया जाए, जाकि हमारे नीति निर्धारणकर्ताओं द्वारा
गलती करने की संभावना न्यूनतम स्तर पर रहे। और यही जागृति करने का काम जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इस युद्ध में पाकिस्तान ने ज्ञात अज्ञात सभी हथकंडों का इस्तेमाल किया। जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाते हुए बर्बरता की सभी सीमाएं लांघी गई थी। इसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने संतुलन न खोते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हुए देश को एक दैदीप्यमान ऐसा विजय प्राप्त कर दिया। इस विजय की गाथा सालों साल लोगों को बताई जाएगी और बताना अनिवार्य भी है। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर भी इसमें अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। अब मैं आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए अभिनंदन जी को सूत्र सुपुर्द करता हूं। ऑपरेशन विजय इसका नाम रहा था। मैं चंद पंक्तियां उन शहीदों के लिए बोलना चाहूंगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। ऐसे इन शहीदों की वीर गाथा हम हमेशा सुनते आए हैं। मैं डॉक्टर हंसश्री से विनती करता हूं कि वो एक गीत सुना के आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार। कारगिल विजय दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज मैं एक मराठी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ शुभारंभ के लिए। मला वाटते भूवर आहे आशिया खंडे देश महान, परंपरेने इथे नांदती संस्कृतीयाची आहे शान। मला वाटते भूवर आहे आशिया खंडे देश महान, परंपरेने इथे नांदती संस्कृतीयाची आहे शान। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। कर्तव्याची येथे महती भगवत गीता असे प्रमाण, माय पिता अन बंधू भगिनी पुत्र सुताना त्यांचे भान। कुटुंब म्हणती इथे तयाला संस्कृतीचा जो आहे प्राण, शरीर आणि मन बुद्धीवर प्रभाव ज्याचा असे समान। विषविशीत जरी क्वचित भासते विदेशियांची वळते मान, परंपरेने इथे नांदती संस्कृतीयाची आहे शान। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। संस्कारांची येथे महती संस्कारांची नसेच वाण, कुणी कसे अन काय करावे तत्व एक हे असे महान। अनुचित जे ते घडून द्यावे हीच असे संस्कारी जाण, संस्कारित हे जीवन म्हणजे जणू सुरांची सुरेल तान। विषविशीत जरी क्वचित भासते विदेशियांची वळते मान, परंपरेने इथे नांदती संस्कृतीयाची आहे शान। जय जय हिंदुस्तान, 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 जय जय हिंदुस्तान। जय हिंद। जय हिंद। जय। बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड गीत अभी हम सब लोगों ने सुना। हाल ही में मुझे कर्नल साहब से मिलने का मौका मिला, इनविटेशन देने गए हम लोग गए थे। उनसे मिलके आज भी कर्नल साहब कंप्लीट एथलेटिक शेप में मैंने उन्हें देखा। उन्हें देख के आर्मी का डिसिप्लिन, बात करने का तरीका, वेलकम करने का तरीका और उसी गर्मजोशी से स्वागत करने का तरीका, मैं कर्नल साहब के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा।
कि मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। तो कर्नल साहब जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पे। थैंक यू। नाउ द प्लेटफॉर्म इज योर्स। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। यस। मैं अपना इंट्रोडक्शन फिलहाल तो नहीं दूंगा, क्योंकि अभिनंदन साहब ने और श्री मराठे साहब ने बड़ी परिपाटी किया हुआ है। सर्वप्रथम मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर इनका आभारी हूँ। इन्होंने ये बहुत अच्छा उपक्रम जो शुरू किया हुआ है और मुझे इसमें आने का मौका दिया। आई एम सो थैंकफुल टू देम एंड ग्रेटफुल टू देम। इसकी प्रस्तावना अभिनंदन साहब ने बहुत अच्छी करी और श्री मराठे ने काफी विस्तृत तरीके से इसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी। तो नाउ आई थिंक वी ऑल आर प्राइम ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं जानता हूं मेरे कुछ सीनियर यहाँ पर हैं। मैं करण देव सर को देख रहा हूँ, मेरे कलीग श्री अविनाश मुड़े, इनको भी ज्वाइन करते हुए मैंने नाम देखा था इन्होंने। he has also served in कारगिल। तो इट्स नाइस कि मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इनको एड्रेस कर रहा हूँ। कारगिल का युद्ध ठीक मतलब लगभग 21 साल पहले लड़ा गया। तो इट वॉज अ लोकलाइज वॉर, बड़ा सीमित वॉर जिसको हम कहते हैं। लगभग 160 किलोमीटर के फ्रंटेज पे लड़ा गया। लेकिन इसका सामरिक महत्व, टैक्टिकल इसका इंपॉर्टेंस इस जगह का बहुत अत्यधिक ज्यादा है। तो मैं अपने डिस्कोर्स में, अपने निवेदन में इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके पहले हम इसका जो हमारा शीर्षक होगा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। कारगिल इतिहास, कारगिल युद्ध इतिहास और विश्लेषण। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देने से पहले युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे। ये एरिया, ये इलाका लद्दाख का जो दुर्गम इलाका है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। कारगिल युद्ध इसमें पहला युद्ध नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच में शायद पहला था, लेकिन इस एरिया में कई युद्ध देखे हुए हैं। ईस्वी सन 250 पूर्व 250 बीसी में अलेक्जेंडर के हमले के बाद कई ग्रीक्स और मैसेडोनियंस, मतलब मैसेडोनियन ग्रीक्स यहां बसे हुए हैं। आज भी बटालिक इलाके के दा, दारचुक, हानू, गारखन, ये विलेजेस में बिल्कुल प्योर ब्रीड को कह सकते हैं, प्योर नस्ल के, ग्रीक नस्ल के लोग आज भी रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी आज तक बनाए रखी है। अब कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा? मैथोलॉजी में या हमारे पुरातन इतिहास में ऋषि कश्यप ने, जो यहाँ कश्यपामार नाम का तालाब था, विस्तृत तालाब था, उसको हटाकर जमीन का निर्माण किया। जो बीच में पानी बचा हुआ है वो आजकल दल लेक या वुलर लेक जैसे बहुत खूबसूरत लेक्स के हैं, तालाबों में मौजूद है। और बाकी जो घाटी है इसका नाम कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम के ऊपर, उनकी याद में आज तक रखा गया है। आज तक हम उसे जानते हैं। इस एरिया में, लद्दाख और कश्मीर एरिया में ईस्वी सन 3
ईसा पूर्व मतलब 3 BC से सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजकर बुद्धिज्म का प्रसार किया। और ये पूरा का पूरा एरिया, इलाका, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आज का जो है, इट वाज बुद्धिस्ट। आज भी हम कारगिल से सुरु नाम की एक नदी निकलती है, उसके किनारे होते हुए यदि शंकु नाम का विलेज है, वो शंख के नाम से उनको उसका एक करप्टेड नाम है, उसके आसपास आज भी कई बुद्धिस्ट कार्विंग्स, बुद्ध के तस्वीरें या उनकी मूर्तियां आज भी पाई जाती हैं। बुद्धिज्म के बाद में अब हम आते हैं पोस्ट क्राइस्ट एरिया में, एडी एरिया में। तो 1347 के तकरीबन 1346 से लेकर तो 1819 तक विविध इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से हमले किए, लूटपाट हुई, कुछ बच गए, और ये सिलसिला चलता रहा 1819 तक। 1819 के बाद में इस एरिया के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य इसमें अपने इसको शामिल कर लिया। अलग अलग कॉन्टेस्ट हुए और उसमें कश्मीर का उनका जो जीत थी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यह सिलसिला जारी रहा 1846 तक। 1846 के बाद महाराजा रणजीत सिंह के ही जनरल ने ये कमान संभाली और उनको जिम्मा दे दिया गया कि आपका ये कश्मीर पर आपको इससे संभालिए। और तब से डोगरा रूल यहां पर शुरू हुआ। 1840 से यह सिलसिला जारी रहा हमारे स्वतंत्रता या जब तक पार्टीशन हुआ उस समय तक, 1947 तक। डोगरा रूल के दौरान उनके बहुत अत्यंत, मैं ज्यादा इतिहास के विस्तृत इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि हमें कारगिल युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी जानी है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह, इन्होंने डोगरा रूल को तिब्बत में लासा तक ले गए। इनकी लड़ाइयां लासा तक हुई हैं। और आज भी लेह में इन्होंने अपने दूसरे कैंपेन के दूसरी अटैक के दौरान जब एक फोर्ट बनवाया, मड फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है लेकिन लेह में मौजूद है, आज भी उसे जोरावर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये फुटप्रिंट्स आज भी हैं। कारगिल के ऊपर या लद्दाख के ऊपर या जिस एरिया के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर और भी कौन से असर हुए थे। 1948 में कबायलों को ट्रेनिंग देकर जब पाकिस्तानी फौज ने अपने फौजी अफसरों के नेतृत्व में इंडिया पर अटैक करने भेजा था, जो कश्मीर वादी में भी घुसे और वो लद्दाख में भी घुसे और कारगिल तक पहुंच गए। इसके ऊपर जब कार्रवाई शुरू हुई थी आफ्टर एसेशन, जब कश्मीर हमारे साथ शामिल हुए, कश्मीर एक्सीड कर लिया भारत के साथ में, उसके बाद भारतीय सेनाएं गई, आप जानते हैं, और जैसे घाटी में भी उनको खदेड़ा गया, उसी तरह कारगिल के एरिया से भी दुश्मन को पीछे हटा दिया गया। इसमें बहुत बड़े उल्लेख की बात यह है कि जोजिला पास, जो एक लाइफलाइन है बिटवीन लद्दाख और कश्मीर के बीच में, श्रीनगर के बीच में, जब जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल, मैं माफ चाहता हूँ, फील्ड मार्शल करियप्पा जो उसमें कर्नल थे, उन्होंने 7th कैवलरी को, स्टुअर्ट टैंक्स को डिसमेंटल करके अलग अलग हिस्सों में बांट के 11,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा दिया और फिर उसे असेंबल किया। ये एक फीट, इतना बड़ा काम दुनिया में और कहीं भी किसी भी बैटलफील्ड में नहीं हुआ है।
टैंक्स को असेंबल करने के बाद तुरंत कबायलियों पर और पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला बोल दिया गया। और आई विटनेस अकाउंट्स ये कहते हैं कि उस ऊंचाई पर अचानक अपने सामने टैंक देखकर तकरीबन बिना कोई राउंड फायर किए कबायली और पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड़े हुए। और इस तरह जोजिला से लेकर वापस कारगिल तक हमारा उस एरिया में फिर से कब्जा हो गया। 1965 में कारगिल की ऊंचाई तक पाकिस्तानी पहुंच चुके थे, कारगिल के आसपास की पहाड़ियों में, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। 1971 में एक्शन हुआ था थोड़ा शोक वैली में, जहां कर्नल रिंचेन महावीर चक्र पार के नेतृत्व में लद्दाख स्काउट्स की टीम ने आज का जो तुर्तुक है, बिल्कुल पाकिस्तान का भाग था वो, वहां तक तकरीबन 82 किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया। तो 71 के युद्ध में हमें यह बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन वो लद्दाख के शोक वैली के एरिया में है। अब मैं थोड़ा आपको ज्योग्राफिकल इसका एक आइडिया देना चाहता हूं। तो आप देखेंगे इसमें स्लाइड में मार्क स्लाइड्स हैं। अक्सई चीन का एरिया स्लाइड पिंक एरिया में इसको शेडेड है, और जो येलो आप ट्रायंगल देख रहे हैं मैप के नॉर्थ में देखिए, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। इसकी कहानी आपको पता है, संक्षिप्त में बताऊंगा कि 1984 में जब ये हमें इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान अपनी ओर से इस एरिया को ऑक्युपाई करने जा रहा है, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, आज तक चल रहा है, और सारी ऊंचाई पर हमारा कब्जा उस समय से आज तक है। पाकिस्तान ने सैकड़ों काउंटर अटैक्स किए इसको वापस हासिल करने के लिए, और वे सारे नाकामयाब हो गए। अब आप जो शेडेड ब्राउन एरिया है जिसमें लाइंस हैं, वो शक्सम वैली है, जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा जैसे बाकी ऑक्युपाइड कश्मीर में किया हुआ है, उसको गैर कानूनी या इलीगल तरीके से जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको चाइना के हवाले कर दिया। यह तकरीबन 5180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो आपको तकरीबन अब इस एरिया का एक आइडिया आ चुका होगा। अब आप इस मैप को थोड़ा छोटा मैप है, आप इसको देखेंगे तो ये आप एक कर्सर मूव कर रहा है, देखिए कारगिल से द्रास तक। अब कारगिल जो जगह है इट इज ये लगभग सेंटर में है, लेह और श्रीनगर के बीच में। लेह से तकरीबन 230 किलोमीटर और श्रीनगर से तकरीबन 210 किलोमीटर। अब ये रेंजेस को आप देखेंगे क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये युद्ध हुआ कैसे था, क्यों था, इस जरूरत क्या पड़ी। एक जनरल एरिया सियाचिन जो नॉर्थ काराकोरम रेंजेस हैं, लद्दाख एरिया के साउथ में आप देखेंगे, और कारगिल के बीच में जनरल एरिया बटाली, और जो आप ब्राइट पीला धब्बा देख रहे हैं वो है द्रास। उसके तुरंत बाद आप देखेंगे जोजिला पास है। इस एरिया को आप देखेंगे तो 3-4 माउंटेन रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज, जंस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, जहां पर नीला एरो है नीचे नुब्रा वैली, काराकोरम रेंज यहां लिखा हुआ है मैप के राइट में। नुब्रा वैली को नाम नुब्रा रिवर की वजह से पड़ा हुआ है, जो सियाचिन ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। अब आप देखेंगे कि जो बटालिक एरिया है, जहां पे एक लाल एरो है,
उसका कितना नजदीक का कंट्रोल है नुब्रा के साथ में, कितना नजदीक का संबंध है। तो मैं जब आपको ये युद्ध के बारे में बताऊंगा, इस एरिया के एक्शंस के बारे में बताऊंगा, तब आप इस मैप को ध्यान में रखिएगा। अभी ये इसका टैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखिए कि नेशनल हाईवे जो लेह से होके कारगिल जा रहा है, एक ब्लैक लाइन देखेंगे आप, और जोजिला, इसको ये पूरा एरिया किस तरह से डोमिनेट करता है। अभी इसका टैक्टिकल इंपॉर्टेंस या सामरिक महत्व क्या है? जो भी इस रेंजेस के ऊपर कंट्रोल करेगा वो श्रीनगर हाईवे NH1 के ऊपर डोमिनेट करेगा, उसको कंट्रोल कर सकता है। जो बटाली को कंट्रोल करेगा वो नुब्रा वैली के ऊपर डोमिनेट करेगा, और थोड़ा सा वेस्ट जाने के बाद, पश्चिम की ओर जाने के बाद, उसको सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा वैली को डोमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं एनिमी प्लान की ओर। दुश्मन का प्लान क्या था? दुश्मन ने ये अपनी जो इस एरिया की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पोस्ट पूरी एरिया को एक तो इन्फिल्ट्रेट किया और यहां पर अपनी ताकत बढ़ा दी। इसमें एक आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि कई सालों से, इस युद्ध के कई सालों से एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग, अलिखित समझौता जिसको कहते हैं, था कि इस एरिया की जितनी विंटर वैकेटेड, जितनी पोस्ट हैं हमारी, वो विंटर में वैकेट होती है, उसको विंटर वैकेटेड पोस्ट कहा जाता है। तो लगभग सितंबर के एंड में, अक्टूबर के आसपास ये पोस्ट वैकेट की जाती थी, और मार्च के आसपास इसे वापस ऑक्यूपाई किया जाता था। यह सिलसिला काफी सालों से चल रहा था, और ये थोड़ा सा हमारी तरफ से ये हुआ कि हमने ये मान लिया कि अब ये विंटर वैकेटेड पोस्ट है, जैसे हम ऑक्यूपाई करते हैं ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ठीक उसका फायदा उठाया और हमारी पोस्टें जो विंटर वैकेटेड थी उसको एक तो ऑक्यूपाई कर लिया, रीइंफोर्स किया, उसमें असला, दारू, बारूद सब कुछ इकट्ठा किया, राशन, और अपनी एरिया में कई जगह पे इन्फिल्ट्रेट किया। इसमें इनके, अब आपको ये कहां इन्फिल्ट्रेशन कैसे कैसे हुआ था, आप मैप के राइट में देखेंगे चोरबाटला रीच है, जो बटालिक एरिया, खलुबार और जुबार, ये शंगरूटी से और वल्तनाथांग से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। तो हम आते हैं थोड़ा सा सेंटर की तरफ, उन्होंने काक्सर की वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था, और टोलोडिंग हाइट्स और कारगिल जो टाइगर हिल है उसके दोनों रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब आप देखेंगे ये जो हाईवे हैं कारगिल से लेकर द्रास जाने तक का, और आपको मैंने बताया था कि बटालिक जो है आपके मैप के राइट में, वो किस तरह से सियाचिन को या नुब्रा वैली को डोमिनेट कर सकता है। और ये जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे, कुमार और टाइगर हिल, टोलोलिंग, काक्सर, ये किस तरह से हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 को डोमिनेट कर सकता है। तो पाकिस्तानी प्लान क्या था? नाम इसका उन्होंने दिया था ऑपरेशन बदर, और ये ब्रेन चाइल्ड था उस समय उनके आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अजीज, इनकी बड़ी ये ब्रेन चाइल्ड थी, इनका प्लान था। इसके पीछे थोड़ा इतिहास भी है। जनरल मुशर्रफ ने कुछ समय तक पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस में अपना समय बिताया है। उस दौरान जब ये सियाचिन एरिया में पाकिस्तान के साइड में थे,
इनके नेतृत्व में, इनके प्लानिंग में कई सारे अटैक्स हमारी पोस्टों पे हुए थे और काफी हानि भेजनी पड़ी थी। और जनरल मुशर्रफ को, मेरे ख्याल से उस समय ब्रिगेडियर थे, इनको काफी उनके विद इन हिज आर्मी काफी उनको फटकार लगी कि इतनी नुकसान आदमी की, इंसानों की हानि, सैनिकों की हानि के बावजूद इतने सैनिक मारे हैं, आप कुछ कर नहीं पाए। और ये उनकी तरफ से उसके बाद वहां से ये उनका तबादला हो गया। तो ये एक शायद बात हो सकती है उनके दिमाग में हो। दूसरी बात बड़ा सबसे ये था कि बाटालिक को ऑक्यूपाई करके सियाचिन के ऊपर डोमिनेट करें, नेशनल हाईवे को रोक कर कश्मीर घाटी को जाने वाली पूरी हमारी रसद को रोके, ताकि हमारे पास खरदुंगला के अलावा और कोई रास्ता या एयर सप्लाई के अलावा बचता नहीं है। दूसरा, यहां पर यदि बड़ी फोर्स तादाद इकट्ठी की जाए तो इंडियन आर्मी को अपनी यूनिटें, अपनी फॉर्मेशंस कश्मीर घाटी से हटा के इस एरिया में लानी पड़ेगी और उसका सीधा सीधा असर कश्मीर घाटी की मिलिटेंसी पे, वहां पे आतंकवाद पे होगा, बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, ये एरिया एक बार कैप्चर हो जाए और हमारा उनका डोमिनेशन नेशनल हाईवे 1 पर हो जाए तो इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पर एक पावरफुल पोजीशन से अपर हैंड होगा पाकिस्तान का, और हमें फोर्स करेंगे वो कि उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है हमें माननी पड़ेगी। ये उनका एक प्लान का हिस्सा था। और जैसे मैंने कहा कि मिलिटेंसी को भी बूस्ट उसमें मिलता। अब इसके इवेंट्स और डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुए। इन्होंने मार्च के एंड और अप्रैल में इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया 30-30, 40-40 सैनिकों के ग्रुप्स में। इसमें पहले जो सप्लाई थी या इसकी मदद के लिए उन्होंने मिलिटेंट्स का, टेररिस्टों का जरूर मदद की, जिसको उन्होंने काफी उछाला था कि ये तो आर्मी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का, ये कोई फ्रीडम फाइटर्स हैं जो यहां पर आए हैं। विंटर वैकेटेड पोस्ट हमारी ऑक्यूपाई करने के बाद जब इन्होंने अपने पैर अच्छी तरह से जमा लिए, उसके बाद बड़ी हेवी आर्टिलरी शेलिंग शुरू करी और हमारे जितने फ्यूल और एम्यूनिशन डंप्स थे उसके ऊपर हमला थ्रू आर्टिलरी, तोपखाने से भारी भरकम और कंटिन्यूअस होता रहा। मैंने जैसे पहले कहा था, ये पूरा फ्रंटेज तकरीबन 160 किलोमीटर का है। ये जो इन्फिल्ट्रेट किए थे सैनिक, इसमें सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं थे, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम था। पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 3री, 4थी, 5वीं और 12वीं बटालियन पूरी तरह से इसमें झोंक दी गई थी। अब आप देखेंगे कि ये बटालियन झोंक दी गई, इसमें स्ट्रेंथ जानेंगे, एवरेज आप 800 लगा लीजिए, तो 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेगुलर्स इस युद्ध में शामिल थे। तो पाकिस्तान का ये क्लेम, खैर जो बाद में झूठा साबित हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई जिहादी या फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये बिल्कुल झूठा था। ये पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन था। अब ये इसके बाद इवेंट्स बड़े क्विकली अनफोल्ड हुए। 3 मई को कुछ बकरवाल गडेरिया, वहां पे जो गडेरिया होते हैं, बकरवाल पहाड़ियों में वो अपनी भेड़ों को चराते हैं, दोनों तरफ जाते हैं और इनको तकरीबन सारी मूवमेंट्स की पता होती है। तो 3 मई को 1999 कुछ बकरवाल गडेरियों ने
इंडियन आर्मी को यह खबर दी कि पाकिस्तानी साइड में उनकी तरफ काफी स्ट्रेंथ में सैनिक देखे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सैनिकों ने रेगुलर आर्मी के होंगे, लेकिन ऊपर से सिविलियन कपड़े पहन रखे हैं जैसे कश्मीर में पहने जाते हैं। इसकी टोल लेने के लिए 5 मई को एक पेट्रोल भेजा गया, एक गश्ती दस्ता भेजा गया कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में। आज अब ये समझिए कि इस डेट तक हमें बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि पोस्ट में पाकिस्तानी किस हद तक आगे आए हैं, इनकी इन्फिल्ट्रेशन या इंट्रूजन अंदर कितने अंदर तक पहुंचे हुए हैं। जब कैप्टन सौरभ कालिया का गश्ती दल आगे बढ़ा तो उनको कैप्चर किया गया, कैप्चर करके वो बंदी बना लिए गए। अब ध्यान रहे कि हमारे सैनिक गणवेश में थे, यूनिफॉर्म में थे और एक प्रॉपर मिलिट्री पेट्रोल था। तो इनको बंदी बनाने के बाद उनका स्टेटस युद्धबंदी हो जाता है, लेकिन इस दुश्मन की निष्ठा और क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा पेट्रोल जिसमें जिंदा अरेस्ट किए गए थे, कैप्चर किए गए थे, उनको सबको मारा गया। सिर्फ मारा ही नहीं गया, बहुत बेतहाशा इनके ऊपर जुल्म किए गए। ये तो हमें तब पता लगा जब इनके पार्थिव शरीर हमारे हवाले किए गए। 9 मई को शेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और 9 मई को ही कारगिल में हमारा जो एम्यूनिशन डंप है उसको भारी नुकसान पहुंचा गया। तब तक ये मैटर बड़ा हमें पता लगने लगा था हमारी आर्मी को कि ये बड़ा सीरियस मैटर होता जा रहा है। और 10 मई के आसपास मल्टीपल इंट्रूजन्स बटालिक में, कारगिल एरिया में, द्रास में हमें डिटेक्ट हुए। उसके बाद कार्रवाई बहुत तेजी से हुई। 10 और 15 मई के बीच में बहुत तेजी से कुछ ट्रूप्स प्लेन से, मतलब पंजाब हो, हरियाणा हो या नॉर्दर्न कश्मीर के प्लेन्स हो, वहां से और कश्मीर घाटी से इस एरिया में मूव किए गए। ये बिल्डअप 5-6 दिनों तक चला। अब आप इसको ध्यान में रखिए कि ये सारा एरिया 11,500 फीट से लेकर फिर चोटियों तक जाते हैं तो 18,000 फीट तक है। लेकिन इस एरिया में जब कोई सैनिक, कोई भी प्लेन से जाने वाला सैनिक जब एंटर करता है, उसको एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी है। 5 से 6 दिन लगते हैं उस एरिया में आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। तो ये एक्लेमेटाइजेशन और इंडक्शन, मतलब ट्रूप्स को, सैनिकों को अंदर लाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान एयरफोर्स को अभी आगाह किया गया कि आपको, मतलब गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी कि एयरफोर्स इसमें शामिल हो सकती है। एयरफोर्स ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी। आप ये देखिए कि एयरफोर्स के लिए भी ये अनूठा एक ऑपरेशन था, जिसमें टारगेट्स ही जब 13-14 हजार फीट से लेकर 18,000 फीट तक टारगेट्स ही हैं, तो एयरक्राफ्ट को भी 20,000 फीट, 21,000 फीट से ऊपर बमबारी करनी थी। इसकी उन्होंने प्रैक्टिस करी। उस तरह का एम्यूनिशन चाहिए था, वो एम्यूनिशन प्रोक्योर किया गया। 26 मई को औपचारिक तरीके से एयरफोर्स ने अपना पहला इसमें हमला शुरू करने का आगाज किया। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि दुश्मन के पास असला क्या है, किस तरह के वेपन्स हैं, इसका एक एक करके, एक एक हद के बाद, एक एक वाकया के बाद में, ऑकरेंस के बाद में हमें पता लगता है। 27 मई को जब एयरफोर्स के
विमान वहां पे गए तो एक MiG-27 का फ्लेम आउट हुआ, मतलब इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तो उसमें से जो पायलट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, उन्होंने बेल आउट किया, पैराशूट के सहारे उतर गए, उनको बंदी बना दिया। उनका विमान जब नीचे गया तो नेचुरली उन्होंने अपने बेस को कवर कर दी थी पीछे, तो उनकी टो लेने के लिए MiG-21 में विंग कमांडर आहूजा उस इलाके में पहुंचे। उस समय विंग कमांडर आहूजा का विमान MiG-21 एक शोल्डर फायर, मतलब एक आदमी अपने शोल्डर से फायर कर सकता है, इसे सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया गया। तब हमें पहली बार पता चला कि इस तरह की मिसाइल शायद उसमें स्टिंगर्स भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। और दुश्मन की बर्बरता और क्रूरता का दूसरा प्रमाण विंग कमांडर आहूजा के साथ हुआ। एक कॉम्बैट पायलट जो इजेक्ट कर गए थे, अपने पैराशूट के सहारे नीचे उतर गए थे, वो जख्मी रहे होंगे, लेकिन उनको बर्बरता से, क्रूरता से मार दिया गया। उसके तुरंत दूसरे दिन एक हेलीकॉप्टर गनशिप कन्वर्टेड Mi-17 जब उस इलाके में भेजा गया, उसे भी मार गिराया गया। अब ये 3 लॉसेस हमारे एयरक्राफ्ट के 2 दिनों के भीतर हुए। उस पे एयरफोर्स को ये मजबूर कर दिया कि वो अपनी टैक्टिक्स में बदलाव लाए। इस दौरान 10 मई से 15 मई के बीच में जैसे फौज का इंडक्शन शुरू रहा और 6 जून को हमने हमारे काउंटर अटैक्स शुरू कर दिए। औपचारिक तरह से रूप से ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। अब आपको जैसे बताया गया था कि ये बिल्डअप करने के लिए हमारी तरफ से भी एम्यूनिशन, स्पेशलाइज एम्यूनिशन, आर्टिलरी की तोपें, ये सब इंडक्शन के लिए टाइम चाहिए होता है। ये सब उस दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से स्मॉल आर्म्स, मीडियम आर्म्स और उनका तोप खाने का फायर, एक्यूरेट फायर आ रहा था, क्योंकि उनकी सारी फौजें, जैसे आप इस मैप में अभी देख रहे हैं, हम 3 पिंपल्स, नॉल और टोलोलिंग हाइट्स, और आप देखेंगे नीचे इसी स्लाइड के तो आपको हरे पेड़ नजर आएंगे। तो ये फोटो लिया गया है नेशनल हाईवे से। मतलब आप सब कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितने नजदीक बैठे थे। ऑब्जर्वर्ड फायर आ रहा था। दिन में मुश्किल था मूवमेंट करना, लाट में बिना लाइट के मूवमेंट करना पड़ रहा था और नॉन स्टॉप फायर आ रहा था। तो ये बिल्डअप में इतना वक्त लगता था। और दूसरी तरफ मैंने कहा जैसे एक्लिमेटाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, यदि हमारे सैनिकों को इस इलाके में ऊपर लड़ाई करने, हमला करने भेजना है तो उन्हें फिजिकली इसमें एक्लिमेटाइज होने की जरूरत थी। 6 जून को हमारे ऑपरेशन विजय का शुरू होने के बाद सबसे पहला हमला, क्योंकि डोमिनेटिंग फीचर हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, यही था टोलोलिंग। टोलोलिंग फीचर में हमारे तकरीबन 5 हमले हुए और ये हम पिंपल्स और नॉल यहाँ पे और टोलोलिंग हाइट्स में बैठे हुए सोल्जर्स। अब आप ये भी देखेंगे कि ये पूरा एरिया, इसमें झाड़ी कहीं भी नहीं है, आप इसमें कहीं भी वो कवर नहीं ले सकते, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको सिर्फ बोल्डर्स हैं, पत्थर है बड़े बड़े या छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, उसके पीछे आपको छुपना पड़ता है। तो सैनिकों को कितनी मुश्किल हुई होगी। और आप वो इस एरिया में दुश्मन को विजिबिलिटी 500 मीटर से लेकर 150 मीटर, 1000 मीटर तक, मतलब 1.5 किलोमीटर तक एक एक्यूरेट फायर दुश्मन की तरफ से आ रहा था। और म्यूचुअल सपोर्ट, मतलब चारों तरफ से उनकी मशीन गनें फैली हुई थी जो एक टारगेट को फायर कर सकती थी, एक दूसरे को सपोर्टिंग फायर कर सकती। 13 जून को बड़ी मुशक्कत के बाद हमने टोलोलिंग हाइट्स कैप्चर की, इस पर हमारा कब्जा हुआ।
एक बहुत बड़ा खतरा इस समय कम हुआ, जो कि डायरेक्ट ऑब्जर्व फायर आ रहा था हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर इस एरिया में, वो चला गया। इसके बाद जो 13 जून से लेकर हमारा अटेंशन शिफ्ट होता है बटाली की तरफ। 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक मशको वैली, अक्सर और बटाली, इन तीनों क्षेत्रों में हमारे हमले जारी रहे और हमने तीनों क्षेत्रों में और पर्टिकुलरली बटाली में हमें अपने पूरे जितने एरिया दुश्मन ने कब्जा कर रखा था उसको ऑक्युपाई किया था, जहां इन्फिल्ट्रेट वहां से उनको खदेड़ दिया, मार दिया और वे वापस उनको रिकैप्चर किया। ये 3 जुलाई तक बटाली की एक्शन हुई। उसके बाद वापस जब बटाली सिक्योर हुआ, अब शिफ्ट हुआ पूरा जोर टाइगर हिल के ऊपर। इसमें बटाली के इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुबार हिल्स के कैप्चर में एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत एक्यूरेट उन्होंने वहां पर बमबारी की थी और दुश्मन के काफी तादाद में सैनिक एरियल बम्बार्डमेंट से मारे गए थे। टाइगर हिल के की हाइट आप देखेंगे 5307 मेरे ख्याल से मीटर्स, मतलब तकरीबन 17,500-18,000 फीट की है। अत्यंत दुर्गम ये चोटी पाकिस्तान के कब्जे में थी और ये पूरी आप द्रास के आज का जो वॉर मेमोरियल है वहां पर खड़े रह के देखेंगे अपनी दाहिनी ओर, तो ये जो फोटो है ये आपको ठीक उस तरह नजर आएगा। इस एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट करता है टाइगर हिल। टाइगर हिल के आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 0.4875, मतलब 5, ये पॉइंट जो होता है इसको पॉइंट मतलब मीटर्स में जाना जाता है और आर्मी के लैंग्वेज में या मैप रीडिंग के लिए ये 0.4875 मतलब 4,875 मीटर्स पर ये पाकिस्तानी पोस्ट थी, जिसे कब्जा करना टाइगर हिल के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत जरूरी था। ये एक्शन बहुत घमासान हुआ। हमारे बहुत सारे सैनिक इसमें हताहत हुए, जख्मी हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम तो आप जानते ही हैं। इस तरह से ये चलने के बाद हमारा 7 जुलाई को फाइनली टाइगर हिल कैप्चर किया। 7 जुलाई को ही पूरी तरह से हमने बटाली को हमारे हाथ में कर लिया। इसके बाद हमने बचे कुचे पॉइंट्स पर हमारी सेना ने हमले जारी रखे और 11 जुलाई से जब उनके हाथ से डोमिनेटिंग सारे फीचर्स, डोमिनेटिंग पॉइंट्स इंडियन आर्मी के हाथ में आ चुके थे, इन्होंने हटना पीछे शुरू किया। 11 जुलाई से पीछे दुश्मन हटता गया, हम उनको पीछे खदेड़ दे गए और उन पोस्टों पे वापस हम अपना कब्जा करते गए। 14 जुलाई को हमने ये हमारी सफलताएं काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। जो जो हमने एरिया गंवा दिया था या जहां जहां इन्फिल्ट्रेशन कर लिया था वो तकरीबन पूरा एरिया हमारे पास था। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 14 जुलाई को यह घोषणा की कि हमारा ऑपरेशन विजय एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। 15 जुलाई से जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पोस्टों में पाकिस्तानी थे, भाग रहे थे, उनको हम खदेड़ रहे थे। स्किर्मिशेस जिसको कहते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां, फायरिंग होती रही और 24 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहा और 24 जुलाई तक हमने ये सारा एरिया अपने कब्जे में वापस कर लिया। वापस तिरंगा इस पे लहराने लगा। 26 जुलाई को औपचारिक तौर से ऑपरेशन विजय को समाप्त घोषित कर दिया। अभी आपने जो स्लाइड्स देखी हैं
जो पहाड़ियों के छोटे फोटो देखे हैं आप, से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको आप इसको गूगल भी करें, और इसके काफी सारे फोटोग्राफ्स हैं, सारे एक साथ दिखाना मुमकिन नहीं था इस मेरे इस निवेदन में। कितना दुर्गम इलाका है, जहां 100 मीटर 200 मीटर चलने के बाद सांस फूलने लगती है, जहां दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, आपके ऊपर लिया गया एक आधा आधा किलो का लोड भी एक एक 10-10 किलो के बराबर लगता है। तो आपको अपना राइफल, एम्यूनेशन, आपका स्पेशल जो पहनावा है विंटर का, वो पहनकर आपको ऊपर हमले करने हैं। तो एक सैनिक के लिए ये कितना दुर्गम होगा, ये आप सोच सकते हैं। ये एक .4875 का है जो हमने कैप्चर किया था टाइगर हिल से पहले। अब इसमें मैं एक पॉइंट बहुत बड़ा है, वो है हमारी आर्टिलरी का। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरुआत के दिनों में बहुत कारगर तरीके से किया, डोमिनेटिंग हाइट से, जहां से वो देख सकते थे वहां से डायरेक्टेड फायर हमारे ऊपर आ रहा था। शुरुआती दौर में जब आर्टिलरी हमारी इंडक्ट हुई, यहाँ पे आर्टिलरी की तोपें लाई गई, तो शुरुआती दौर में कुछ नुकसान हमें भी हुआ, हमारी आर्टिलरी पोजीशन पे भी उनका फायर आया। लेकिन जैसे जैसे हमारे सैनिकों ने उनके ओपी को, ऑब्जर्व डायरेक्ट ओपी को टोलोडिंग वगैरह से हटा दिया, और हमारे आर्टिलरी के पास में पूरी ताकत, पूरा असला, शेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स ये आ गए, उसके बाद में इंडियन आर्टिलरी ने जो पाकिस्तान की तरफ इतना तहलका मचा दिया, और नॉन स्टॉप उसके बाद से जो आर्टिलरी चली शुरू हुई, दुश्मन को सिर ऊपर उठाने तक की जगह नहीं दी। 24, 25, 27, 28, 30 किलोमीटर स्पेशल सेल इस्तेमाल करके बोफोर्स ने फायर किया। उनकी पीछे की पोजीशंस भी बहुत क्षतिग्रस्त हुई, और पहली बार मेरे ख्याल से दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक डायरेक्ट फायरिंग रोल में आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। आप देखेंगे तो ये काफी सारे वीडियोज उपलब्ध हैं, डायरेक्ट फायर रोल में टाइगर हिल के ऊपर किस तरह से गोले बरसाए जा रहे हैं। एक थोड़ा स्टैटिस्टिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आर्टिलरी के तोपखाने के अलावा हमारे मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, MBRS, वो भी बड़ी तादाद में इंडक्ट हुए। हमारे मोटर्स, हेवी मोटर्स, वो भी थे। इन सब ने 2.5 लाख के करीब तोप के गोले दुश्मन के ऊपर बरसाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकर फायर होगा, और दुश्मन को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। आर्टिलरी के हमारे जवान हाथों में छाले आने तक, क्योंकि कई बार हाथ में ग्लव्स पहनकर शेल्स को उठाना या और काम करना तोप के ऊपर मुमकिन नहीं था, इन्होंने इनकार कर दिया पीछे हटने से या ट्रीटमेंट लेने से, और नॉन स्टॉप ये काम करते रहे। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आर्टिलरी नहीं होती, या इस तरह का रोल आर्टिलरी का नहीं होता, तो कारगिल की ये जीत और मुश्किल हो जाती, और इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम बढ़ जाता। इसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूंगा इंडियन एयरफोर्स का। मैं पहले कह चुका हूं कि ये एयरफोर्स के लिए भी एक बड़ा स्पेशलाइज ऑपरेशन था। इसके पहले शायद ही किसी दुनिया की एयरफोर्स ने इतनी हाइट के ऊपर ऑपरेट किया होगा। टारगेट्स ही हमारे दुश्मन के जो थे, जिसको ऊपर उन्होंने गोले बरसाने थे, बॉम्बिंग करनी थी,
वो 12-13 हजार फीट से लेकर 18,000 फीट तक थे। और ये तब तक ये जानकारी हो चुकी थी कि दुश्मन के पास में आधुनिक शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए एयरफोर्स को 20,000 फीट या उससे ऊपर से एक्यूरेट गोले बरसाना या बम बरसाना जरूरी था। अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि उस जगह 20,000 फीट से टारगेट को पहचानना, एक्वायर करना, उसकी ठीक तरह से जान पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। ये काम भी एयरफोर्स ने किया। तीसरी एक बड़ी मुश्किल जो थी एयरफोर्स के सामने, वो थी कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हवाई सीमा का उल्लंघन ना हो। मतलब कि हमारी हवाई सेना में उड़ते हुए दुश्मन की तरफ गोले बरसाने थे। तो उस तरह का स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स, गाइडेड बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए और दुश्मन को भारी क्षति पहुंची। उसी तरह जहां दुश्मन पहले से आके बैठा था हमारे एरिया में, उस पर भी एयरफोर्स ने बहुत कारगर कार्रवाई की। एक मुश्किल और भी होती है कि हवा जो थिन एयर कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी और एयर डेंसिटी बहुत कम होने के बाद वजह से किसी भी हवाई जहाज को उस हाइट पर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और पेलोड जो कहते हैं, इसमें ईंधन भी होता है और बॉम्ब भी होते हैं या मिसाइल्स भी होते हैं, वो कम होता है, कम करना पड़ता है। ये सारी मुश्किलें एयरफोर्स के सामने आई। ये इनको सरमाउंट करते हुए इसमें MiG-21, MiG-27, ये मिराज 2000 है, जिन्होंने बहुत कारगर कार्रवाई की। ये MiG-27 है एयरफोर्स का। इन्होंने बहुत ही उचित और साहसपूर्ण कार्रवाई की और इस अपने ऑपरेशन सफेद सागर को बखूबी अंजाम दिया। ये माना जाता है कि दुश्मन के रियर में जितने इन्होंने गोले बरसाए थे या जुबार हिल्स पर इन्होंने गोले बरसाए थे, उनको मिलकर 400 से 600 के बीच में दुश्मन के सैनिक या जो सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स थे, उनकी डेथ हुई थी, मारे गए थे। उसी तरह अब नेवी की तरफ आते हैं। नेवी ने भी ऑपरेशन तलवार चलाया। नेवी ने अपनी ईस्टर्न फ्लीट जो बे ऑफ बंगाल में होती है, वहां से अपने जहाज हटाकर अरेबियन सी में लाए थे और पाकिस्तान को समुद्र की तरफ से ब्लॉक कर दी। ये ब्लॉकेड पनडुब्बियों का और शिप्स का इतना कारगर था कि जब युद्ध समाप्त हुआ तब उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यह बयान है कि सिर्फ 6 दिन का ईंधन पाकिस्तान के पास बाकी था, क्योंकि नेवी ने उनके पास पहुंचने वाले टैंकर वगैरह सब जो सप्लाई शिप्स थे उसको ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का ईंधन का सप्लाई बाकी था। तो इस तरह से हमारे ऑपरेशन विजय में सेना, वायुसेना और नौसेना ने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इसको कहते हैं, काम किया। और दुनिया में कहीं भी इस युद्ध से पहले इतनी ऊंचाई तक, ऊंचाइयों पर युद्ध नहीं लड़ा गया, ना ही किसी फौज ने अटैक किया या काउंटर अटैक किया। हमें अपनी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए उन पर हमला करना जरूरी था, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे थे। ये दुनिया में और कहीं नहीं हुआ दुनिया में। दिस इज फर्स्ट इन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत हमारी आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा कमेंडेबल, आर्मी के लिए बड़ी कमेंडेबल बात है। इसमें ऑलमोस्ट 600 हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, उसके कई गुना ज्यादा जख्मी हुए। उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे सैनिकों भी थी, वीरों की थी, जो अपना कोई अंग जगह बैठे थे, कोई हाथ, पांव या आंख, इस तरह से मेम फॉर लाइफ।
हमारे इस युद्ध में हमारे परमवीरों ने, मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 111 गोरखा राइफल्स, ऑनररी कैप्टन सूबेदार मेजर उस समय थे योगेंद्र यादव 18 बटालियन ग्रेनेडियर्स, और सूबेदार संजय कुमार 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। तो ये हमारे परमवीर हैं। उसी तरह हमारे 7 महावीर, मेजर राजेश अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स, मेजर विवेक गुप्ता 2री बटालियन राजरिफ, मेजर पद्मपनी आचार्य 2री बटालियन राजरिफ, मेजर सोनम वांगचुक लद्दाख स्काउट्स, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह 18वीं बटालियन ग्रेनेडियर्स, कैप्टन केगिरूज 2री बटालियन राजरिफ, और लेफ्टिनेंट क्लिफोर्ड नांगरोम 12वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। मुझे अपने इस निवेदन में बाकी उन शूरों वीरों का, जिसमें से कई बड़ी तादाद में पॉस्ट्यूमस, मतलब इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिए गए, हमारे 52 वीर चक्र अवार्डीज हैं। इन्होंने ये अपने जान की बाजी लगाकर, अपनी जान देकर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इस तरह से हमारे इस युद्ध में बड़ी शानदार विजय हमको दिलाई। अब मैं आता हूं फॉल आउट या कॉन्सिक्वेंसेस से। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। हम पहले पाकिस्तान की ओर चलते हैं। इसको हम प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करेंगे। तो कॉन्स मतलब इसके, उनको नुकसान क्या हुआ इस युद्ध से। सबसे पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी इंसल्ट, मानहानि हुई, क्योंकि ये ऑपरेशन उन्होंने एक शांतिपूर्ण देश के ऊपर, एक शांतिपूर्ण एक पीरियड में, समय के ऊपर लॉन्च किया था। उसी तरह उनको यह भी पता लग गया उस समय कि चाइना ने रिफ्यूज कर दिया मिलिटरीली इसमें दखल अंदाजी देने का, जो पाकिस्तान चाहता था कि हो। तीसरा था कि इनकी आर्मी एक रोग आर्मी, मतलब एक गुंडागर्दी वाली आर्मी देखी जाने लगी, जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को, उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेसी था, उनको अंधेरे में रखते हुए, इसके बारे में थोड़ा निवेदन मैं और करूंगा बाद में, तो ये हमला किया। तो एक रोग आर्मी, मतलब जो आर्मी डिसिप्लिन नहीं है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जो अपनी मनमर्जी का काम करती है, इस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया भर में देखा जाने लगा। उसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे आज भी कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक उनकी कैपेबिलिटी या उनकी शक्ति नहीं है, उस समय भी नहीं थी। और इस युद्ध के वजह से जो उनकी इकोनॉमी को धक्का लगा, वो बहुत बड़ा था। वो 10 साल पीछे चले गए, और अंतरराष्ट्रीय फोरम में पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग थी, उनकी जो इज्जत थी, वो लगभग पूरी तरह से धूमिल हो गई। अब थोड़ा देखते हैं कि पाकिस्तान ने उसमें फायदा क्या हुआ, पाकिस्तान को प्रोस क्या थे इसमें। जो पहले चाहते थे कि ये युद्ध करेंगे तो कश्मीर का इशू वापस इंटरनेशनल फोरम में आ जाएगा, तो वो किसी हद तक उसमें सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ये बार बार बताया जाने लगा कि ये शुरुआत में जो बड़ी प्रोपेगेंडा हुई, ये जो मुजाहिदीन हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये कश्मीरी हैं,
और अपना काम करने के लिए ये भारत में घुस रहे हैं और कश्मीर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा करने में किसी हद तक पाकिस्तान को सक्सेसफुली, उसके अलावा हमारा ये पहले से स्टैंड रहा है भारतीय सरकार का कि ये कश्मीर का मामला जो मसला है ये बायलैटरल है, इसे सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही आपस में बातचीत करके हल करेंगे और हमें तीसरे की किसी की मीडिएशन कोई और मध्यस्थी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इस युद्ध के बाद में हमारे कई मित्र देश भी उन्होंने ऑफर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, चाइना ने बोला, रशिया ने, यूके ने ये ऑफर दी कि भाई हम आपको इसमें मदद करते हैं समझौता करने में, जो कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ। पाकिस्तान, हमारी तत्कालीन सरकार ने भी उसे नामंजूर कर दिया कि हमें कोई मध्यस्थी नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में है और सिर्फ और सिर्फ दो देश ही आपस में बात करके हल करेंगे। लेकिन ये मध्यस्थी की ऑफर्स फिर से एक बार आनी शुरू हुई जो रुक गई थी। युद्ध के दौरान जहां से जब फौजें हटी उसके दौरान पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन घाटी में शुरू हो गया और एक छोटे से पॉज के बाद में, एक अंतराल के बाद में घाटी में मिलिटेंसी बढ़ गई। इंडिया के और हम देखते हैं हमारे लिए इसका नुकसान ही क्या हुआ। पहली बात तो कैजुअलिटीज, इस युद्ध में हमने 600 से के आसपास मतलब सैनिक हमारे मारे गए और कई गुनाहों से ज्यादा जख्मी हुए। हमारी जितनी हमारी आर्टिलरी थी वो बाकी सेक्टर से निकालकर हमको इस सेक्टर में लानी पड़ी, हमको डिन्यूट करना पड़ा। बाकी सेक्टर जहां में शायद जरूरी होती वहां से हटा के हमारे आर्टिलरी को, हमारे असले को लाना पड़ा यहाँ पर। इसका पूरा जबरदस्त खर्चा हमारी इकोनॉमी पे हुआ, तो हमें भी इकोनॉमिक लॉस इस युद्ध की वजह से हुआ। और जैसे मैंने पहले निवेदन में कहा था कि हमारी सारी विंटर वैकेटेड पोस्ट होती थी, जहां से हम सर्दियों में हट जाते थे और गर्मियों में वापस पहुंच जाते थे अप्रैल के महीनों में। इस युद्ध के बाद हमारा एक बार और ये मुकम्मल हो गया कि हमारा दुश्मन बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है और अब हमें उस सारी विंटर वैकेटेड पोस्ट के ऊपर एग्रेसिव पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर हमारे आदमी रखने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक एडिशनल बर्डन हो गया, हमारे लिए काम ज्यादा बढ़ गया हमारे फौज के लिए। तो ये हमारे तरफ से एक हिंदुस्तान इसको कह सकते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने कहा है कि बहुत जबरदस्त डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा। हमारे स्पेशलाइज एम्यूनिशन जो था, जो एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए, जो बोफोर्स जैसी गन्स के ऊपर हमें जरूरत पड़ी, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ा ऑफ द शेल्फ, ऑफ द मार्केट, हमें ये इंपोर्ट करना पड़ा। उसका भी हमें बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रेस आया। इसके अब हमें फायदे क्या हुए, इसके प्रोस क्या थे हमारे लिए। पहली बात तो हमारी ये जीत जो दुनिया की सबसे कठिन एरिया में हुई, तो हमारी फौजों की क्षमता को, उनकी कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया में सराहा गया, उनकी बहुत तारीफ हुई। इसके ऊपर स्टडीज भी हुई बाद में दुनिया की बाकी फौजों में कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कैसे किया जाता है। ये सीख इंडियन आर्मी से लेनी चाहिए। दूसरा था हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और इंटेंस वॉरफेयर में, माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ियों की में लड़े जाने वाली लड़ाई में
हमारा अनुभव बहुत तगड़ा हुआ, क्योंकि इस तरह की लड़ाई हमने पहले कभी लड़ी नहीं थी। पहाड़ियों में लड़ाइयाँ हुई हैं चाइना के साथ, जैसे ईस्टर्न सेक्टर में हुई, लद्दाख में भी हुई, लेकिन इस तरह की लड़ाई कंटिन्यूअस कैप्चर करने के लिए इसमें क्या खामियां थी, किस तरह से हमें अपनी टैक्टिक्स बदलनी पड़ी, ये जो अनुभव थे ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुए। और आज हम, जैसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी कहा था और बाद में भी हमारी सेनाओं ने भी कहा कि नो मोर कारगिल हियर आफ्टर, अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसका ये भी फायदा ये हुआ कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस बहुत तेज तरीके से शुरू हुई। उस समय हमारे पास जो क्लोथिंग थे, विंटर क्लोथिंग थे, हमारे कुछ वेपन्स थे, इन्फेंट्री वेपन्स थे, हमें महसूस हुई जरूरत कि इनमें बदलाव करने की सख्त जरूरत है, और वो काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। दूसरा बहुत तेजी से शुरू होने वाला काम था कि हमारे बॉर्डर रोड्स को डेवलप किया जाए, पोस्टों की और जाने वाले रोड्स, उसका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा किया जाए। और हम देख रहे हैं कि आजकल मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा पोस्टों का कम्युनिकेशन। हमारी जो पोस्टें पहले सिर्फ पैदल या म्यूल्स या एनिमल सपोर्ट, एनिमल ट्रांसपोर्ट के हिसाब के सहारे ही पहुंची जाती थी, आजकल उस पोस्ट तक या उसके 500-600 मीटर शॉर्ट तक रोड पहुंच गई है। तो ये जरूरत जो हमें जान पड़ी, हमें जो लगा कि ये होना चाहिए, ये इस युद्ध ने हमें सिखा दिया। दूसरा था कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बदलाव आया था, जैसे होता है कि इकोनॉमी पे स्ट्रेस आता है, लेकिन 27 जुलाई को हुई, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्टॉक मार्केट 1700 अंकों से बढ़ गया, और इकोनॉमी का एक साइन था कि इकोनॉमी विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, मतलब इकोनॉमी हमारी जो स्ट्रेस आया था वो उसमें से हम ऊपर आ सकते हैं। कई रोचक बातें हैं इस युद्ध की। पहली बार तो ये पहला युद्ध था जो हमने अपने ड्राइंग रूम से देखा। हमारे अपने सिविलियन दोस्त जितने थे, उन्होंने अपनी बोफोर्स गन को, हमारे अटैक्स को, जो हमारी जीतें हासिल हुई, इंटरव्यूज हुए, कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू बड़ा फेमस है, आज भी अवेलेबल है। तो ये हमारा एक ड्राइंग रूम वॉर हमारे स्वतंत्र भारत के पहले इतिहास में पहली बार हुआ, और हम इसको लाइव देखते हैं। दूसरा था कि हमें इस हाइट्स पर लड़ने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हासिल हुआ। मैं एक छोटा अब आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन भरोसे करने लायक क्यों नहीं है। 17 मई 1999 तक हमारी पोस्टों पे, विंटर वैकेटेड पोस्टों पे कब्जा हो चुका था, और जैसे मैंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन भी आगे भी इनके सैनिक आगे घुसपैठ कर चुके थे। तो आप देखिए कि 27 मई को हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे थे, जो लाहौर डिक्लेरेशन वगैरह हुआ था। आपको याद होगा कि इस मीटिंग में प्रोटोकॉल को का इस्तेमाल फॉलो ना करते हुए, जैसे कोई भी हेड ऑफ द स्टेट अपनी कंट्री को विजिट करता है, देश को, तो सेनाओं के चीफ भी उनसे मिलते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ वाजपेयी जी से मिलने नहीं गए। ये बात उस समय खटकी, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस था, उसका मतलब क्या था, ये हमें कुछ दिन के बाद में पता लगा। और 27 जुलाई को नवाज शरीफ साहब वाजपेयी जी से मिले, लेकिन 17 मई को एक कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को पूरी मिलिट्री ब्रीफिंग दी गई। उस समय तक ये बात सिर्फ पाकिस्तानी फौज के गिने चुने टॉप नॉच जो जनरल्स थे या जो सेनाधिकारी थे, जिनको इसमें
इस ऑपरेशन में भाग लेना था, ऑपरेशन बदर में, उन्हीं को जानकारी थी। और 17 मई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पूरी तरह से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग दी थी उनके आर्मी चीफ ने, जिसमें उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उनके ISI चीफ थे, और भी कई टॉप रैंकिंग उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। ये सारे टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स और नवाज शरीफ और उनके कैबिनेट के कुछ गिने चुने मंत्री, इनको ये ब्रीफिंग दी गई। इनको विस्तृत जानकारी दी गई कि हमने यहाँ इस तरह से भारत के द्वारा खाली की गई पोस्टों में कब्जा कर लिया है और हमने इस जगह पे इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है। इस मीटिंग की जो जानकारी बाहर आई है, तो उस समय प्रधानमंत्री को यह पता ही नहीं था। अब आप देखिए उस देश की हालात कैसे थे। देश का प्रधानमंत्री को एक फेट अकम्प्लीज कहते हैं कि अब यह तो हमने कर दिया, अब आप क्या करना चाहते हो। उनको यह चॉइस ही नहीं था कि 17 मई को ब्रीफिंग के बाद में वो क्या करें, क्योंकि उन्हें बताया गया कि हमने ये पोस्टें कब्जे काबिज कर ली है। और एक बड़ा रंगीन सा एक जो उस मीटिंग की डिटेल्स बाहर आई है, उनको एक बड़ा रंगीन सा एक चित्र दिखाया गया कि अब तो ना इंडिया अटैक करेगा, हमने उनकी गर्दन पकड़ रखी है, हमने उनको चोक कर दिया है, वो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और अब आप जब बातचीत करने जाओगे तब आप कश्मीर का मसला अपने हक में कर सकोगे। और आप मतलब ये उनके पाकिस्तानी चीफ नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि आप ये पहले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के इतिहास में जिन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया पाकिस्तान के हक में, और आपका नाम बिल्कुल सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब कहने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनके कुछ मंत्री काफी शक के दायरे में थे। मतलब उनको शक होने लगा कि ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है। उन्होंने अपना शक जाहिर किया तो जनरल मुशर्रफ ने यह कहा कि ठीक है, मैंने ये किया है, आप कहते हो तो मैं अपने सैनिक पीछे बुला लेता हूं। ये पूरी तरह से जानते हुए कि ऐसा करना नवाज शरीफ के लिए मुमकिन नहीं है, और पाकिस्तानी फौज के झांसे में आकर उन्होंने ये इस बात को मान लिया या वो समझने लगे कि ये हो सकता है। यदि यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो मैं डोमिनेटिंग पोजीशन से इंडिया से बातचीत कर सकता हूं। उसी तरह से यह भी एक चित्र उन्हें बताया गया, उनकी जो असेसमेंट थी पाकिस्तान की, कि इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। हम इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनको हमला करना इतना मुश्किल है, इतनी उनकी कैजुअलिटीज होंगी तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने हवाई पावर का, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों बातें बिल्कुल उनको बताई गई और ऑपरेशन में भी ये शायद मान लिया गया। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हो कि अनफोल्ड हुआ, भारत ने अपनी पूरी ताकत इसके पीछे झोंक दी। हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी उनको देने के लिए राजी नहीं थे, और हमने ये युद्ध को अंजाम दिया। उनके लिए बड़ा ये अचरज का ये था कि भारतीय एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया। तो तब ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उनको डर था कि ये युद्ध और फैल जाए, एस्केलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो धोखाधड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर से हुई, और इस ब्रीफिंग के 10 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी से मिले, तो वो बखूबी जानते थे कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है।
और क्या हम कर चुके हैं, पाकिस्तान फौज कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा पॉलिटिकली भी था हमारे लिए, जो हमें लगता था कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हम 4 कदम चलेंगे कम से कम, उस तरफ से 2 कदम आगे बढ़ेंगे। वो बिल्कुल हमारा जो हमारी भावना थी, हमारा जो हमारी जो समझ थी, वो बिल्कुल गलत साबित हुई। उस समय के बाद ये बिल्कुल तय हो गया कि इस दुश्मन पर कभी भी किसी भी तरह से भरोसा किया नहीं जा सकता। मेरा निवेदन मैं अपने यही समझ पर समाप्त करता हूं, लेकिन मैं कुछ अपने उन दर्शकों को जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो सुन पा रहे हैं, आज इस वाकये को, इस युद्ध को 21 साल पूरे हो चुके हैं। जो नई जनरेशन है, जो उस समय शायद 2, 4, 5 साल के रहे होंगे बच्चे, 10 साल के रहे होंगे, उनको बिल्कुल याद नहीं। वो लोग आज 30-35 साल के हैं, जो नौजवान हैं। ये नितांत जरूरी है कि इस ऑपरेशन का, इस महत्वपूर्ण विजय का, इस अतुलनीय पराक्रम का उनको ज्ञान हो। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और हमारी आने वाली जितनी जनरेशन्स हैं, जैसे आज का ये उपक्रम है, वैसे उपक्रम में उनको शामिल करना चाहिए। ये और ऐसे उपक्रम हो, इसका दायरा भी बड़ा हो। मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन के जो आज 40 साल या उससे ऊपर के हैं, उनको ये युद्ध बड़ा फ्रेश है, वो जानते हैं। लेकिन समय के साथ याददाश्त धुंधलियां हो जाती हैं, और युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उसके बारे उसका महत्व हमारा कम होने लगता है। सैनिक को हम याद करना, इतने आसानी से याद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, या हम नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कुर्बानियां हैं, ये हर जनरेशन को याद दिलाती रहेगी कि हमारी आर्मीज, चाहे और हमारी सेनाएं, चाहे जिस तरह का ही युद्ध हमें लड़ना हो, हम उसे लड़कर हम उसे जीतते हैं। यहां पर मैं जब बोल रहा था तो मैंने रडियार्ड किपलिंग की बड़ी एक पंक्तियां याद आती हैं, जो वो उन्होंने लिखी थी, टाइम्स फॉर प्रेयर। तो वो कहते हैं कि इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर, गॉड एंड सोल्जर वी एडोर। मतलब जब लड़ाई होती है या बड़ी आपत्ति आती है, हमारे ऊपर संकट आते हैं, तभी हम भगवान को और सैनिक को याद करते हैं। बट व्हेन देयर इज पीस एंड थिंग्स आर राइटेड, जब शांति हो जाती है, हमारे ऊपर के संकट खत्म हो जाते हैं, गॉड इज फॉरगॉटन एंड द सोल्जर इज स्लाइटेड। हम भगवान को भूल जाते हैं, और सैनिक की उपेक्षा नहीं कहूंगा, लेकिन सैनिक को भी भूल जाते हैं। फिर सिर्फ वो याददाश्त 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल विजय दिवस, 1971 का विजय दिवस, इस पे ही सिर्फ उनको याद रखा जाता है। ऐसा ना हो। ये हमारी गौरवपूर्ण गाथा है, और हमें इसे याद रखना पड़ेगा। हमारी हर जनरेशन को इसे याद दिलाना पड़ेगा। मैं अपना निवेदन यहां समाप्त करता हूं, और यदि कोई क्वेश्चंस हैं, वो सवाल हैं इस विषय पर, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। कर्नल साहब, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। जिस तरीके से आपने आज कारगिल युद्ध के जो पॉइंट्स आपने आज बताए हैं, सराहनीय है। मैं सागर जी मिटकरी को विनती करता हूं कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाए। सागर जी। Sir, indeed, Amod sir, it's been an honor to listen to you. And nonetheless, मैं यही बोलूँगा कि हमारी जनरेशन ने एटलीस्ट
ये जो वार है ये टीवी पे देखा है, आप लोगों ने इसे जिया है, आप लोगों ने इसके प्रोस कॉन सब देखे हैं। हैट्स ऑफ टू द एंटायर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। यानी हम सिविलियंस तो फिलहाल अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी इतना पूरा सेक्रीफाइसेस किए हैं, एंड आई होप कि एवरी सिविलियन राइजेस अप टू द ओकेजन एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ वॉट एवर बेस्ट ही कैन डू। ये बोल के मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को सर इनिशिएट करना चाहूंगा। वी हैव गॉट फ्यू मेनी क्वेश्चंस, पर उसमें से एक 3 या 4 क्वेश्चंस सिलेक्टिवली लेते हैं। एक क्वेश्चन एक सबसे पहला आया हुआ है जो आई गेस की करंट सिनेरियो में बहुत ही लॉजिकल भी है कि एटलीस्ट 3 लोगों ने मुझे ये सवाल पर्सनल चैट विंडो में भेजा हुआ है कि कैन वी टेक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बैक, एंड इफ यस तो current situation whether it warrants for us to attack Pakistan occupied Kashmir. देखिए, जो ऑक्युपाइड कश्मीर आप जानते हैं 1947 से जो में जो स्टेंसिल एग्रीमेंट हुई थी महाराजा उस समय कश्मीर के थे उनके और पाकिस्तान के बीच में, वो तटस्थ रहना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टे न्यूट्रल फॉर द टाइम। लेकिन पाकिस्तान ने कबायली और अपने फौज के जो फौजी भेजे कबायलों के साथ में, उन्होंने पाकिस्तान उस समय के कश्मीर के जो राज्य था, उस समय कश्मीर राज्य था, उसका काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। कबायलों की फौजें ऑलमोस्ट श्रीनगर तक पहुंच गई। पूरी पूंछ, बड़गाम, सॉरी, ये दोनों स्थानों पर हम तक उनके सैनिक और कबायली पहुंच चुके थे। अब ये हुआ कि जब इंडियन आर्मी का हुआ, जब कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ में जुड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद ही फौज जा सकती थी उस स्टेट में। हमने उनको खदेड़ते हुए आज उस पॉइंट तक ले गए जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं हुआ। अब वो जो है वो एलओसी जानी जाती है। अब रहा सवाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का। देखिए, ये किसी छोटी सी एरिया के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिलिट्री और उससे बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है। कारगिल युद्ध के बाद में भी, जैसे कारगिल युद्ध में मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि सैनिकों के हाथ, एयरफोर्स के हाथ इस तरह से बंधे हुए थे कि हमने एलओसी क्रॉस नहीं करनी। एयरफोर्स अटैक वहीं से करें, हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन न करते हुए आर्मी उन स्थानों को काबिज करें, कैप्चर करें, रिकैप्चर करें जो हमारी पहले से थी। इसी तरह के जो हाथ बंधे हुए होते हैं फौज के, वही पीओके के ऊपर भी है। अब एक अरसा बीत चुका है, दुश्मन ने भी अपनी वहां की जो तैयारी है, डिफेंसेस हैं, वो इन 60-70 सालों में काफी मुकम्मल कर लिए हैं। और क्या इसको जितना मुमकिन है ही नहीं है? मुमकिन जरूर है। भारतीय सेना कर सकती है। इट विल बी एन ऑल आउट वॉर। ये युद्ध सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये स्पिल ओवर होगा इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम दोनों न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हैं, तो ये थ्रेशोल्ड कौन पहले तोड़ेगा? ये अपेक्षा है पूरी कि पाकिस्तान पहले तोड़े। जिस समय जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर यदि हम काबिज करने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं और जीत निश्चित हमारी होगी, लेकिन उसके बाद ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पहले कौन तोड़ेगा, उसका एक जवाबी कार्रवाई भी हमको करनी पड़ेगी। तो ये काफी सारे मुद्दे हैं, ये इतना आसान नहीं है। मुमकिन है, आसान नहीं। ये मौके इतिहास में पहली बार नहीं आए। ये मौके 1948 में भी आए थे, जब हमारी सेनाओं को पूरी तरह से हावी हो चुकी थी पाकिस्तानियों के ऊपर और कबायली
और उनकी फौजें हर तरफ से कश्मीर से भाग रही थी, उस समय एक, अब हम उस मामले को कुरेदना नहीं चाहते या नहीं चाहिए, लेकिन हम यूएन में चले गए और एक सीज फायर हुआ। उस समय के हमारे सेनाधिकारी ये चाहते थे कि ऑपरेशन जारी रहे। पाकिस्तान कंप्लीटली बैकफुट पर था, तो वो एक मौका था जिसमें हम कुछ एरिया या बड़ा सा एरिया उनका कैप्चर कर सकते थे। 1965 में भी हमारे जाबाजों ने पाकिस्तानी एरिया के अंदर कई हमले किए, कैप्चर किए एरिया। सबसे बड़ा था हाजीपीर, जो तकरीबन 9 किलोमीटर अंदर है और एक डोमिनेटिंग फीचर है जो कश्मीर, साउथ नॉर्थ कश्मीर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वो हमारे हाथ में था। लेकिन अब किस वजह से, क्यों, ताशकंद समझौते तय के तहत वो एरिया हमें वापस लौटाना पड़ा। मिलिटरीली ये डिसीजन बिल्कुल गलत था। उसके इम्प्लीकेशंस आज यदि हमारे पास हाजीपीर होता तो बहुत अलग होते। तीसरा मौका था 1971। 1971 में एक मैंडेट था कि एक्सक्यूज मी, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। सॉरी। तो ये फौज के ऊपर ये सबसे बड़ा मैंडेट था और वेस्ट में, वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, आईबी या एलसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर होल्डिंग बैटल्स हों, हमले हों, लेकिन लोकल अटैक्स हों। मेन थ्रस्ट था हमारा ईस्टर्न कमांड में, जो सेना ने बखूबी निभाया। जो ऑफिशियल आउटब्रेक ऑफ वॉर था वो 3 दिसंबर और 16 दिसंबर तक हमारी जीत हासिल हुई। एक बड़ा दुर्गम एरिया है वो भी, जहाँ पे नदियां, नाले, मार्शेस, ग्रासलैंड्स, जिसमें कीचड़ या पानी भरा होता है, जिसमें टैंक या आर्मर नहीं जा सकता, और फौज को एक टाइम टेबल के तहत काम करना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को ये मैंडेट दिया था कि ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स या और कोई इसमें दखलंदाजी ना करे और ढाका हमारे हाथ हो, बांग्लादेश हमारे हाथ में। उस समय जब हमारे हाथ ये बड़ी जीत थी और हमारे हाथ में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी फौजी हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। वेस्टर्न सेक्टर में हमारी बहुत बड़ी इलाके के ऊपर हमारा कब्जा हो चुका था। ऐसे हालात में हम बिल्कुल डोमिनेटिंग थे। उस समय ये इशू को फोर्स किया जा सकता। शायद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का हाथ शायद तंग हो, बंधा हो कि ये युद्ध इसके आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मिलिटरी ये माना जाता है कि 7 से 10 दिन वेस्टर्न थिएटर में युद्ध जारी होता तो पीओके के हम हिस्सों में कब्जा कर सकते थे। लेकिन बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद में ढाका जब 16 दिसंबर को हमारे कब्जे में आ गया, उसके बाद हमने यूनिलैटरल सीज फायर ऑफर किया, जो पाकिस्तान ने तुरंत मान लिया। तो ये 3 या मैं कहता हूं 2 मौके थे। सबसे बड़ा तो 71 में था। तो आपका जवाब मेरे ख्याल से आपको ये मिल चुका होगा कि पीओके हम ले सकते हैं, बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होगा, एक वॉर होगा, उसके फॉलोआउट्स का भी हमें मिलिटरली और पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। Right. इट इज पॉसिबल, Yes, sir. डेफिनेटली पॉसिबल। Right. Second question somehow related है कारगिल वार से related कि can कारगिल वार type situation can it happen once again, ऐसे करके फ्रेज किया हुआ है क्वेश्चन को, यानी कारगिल वार फिर से एक बार ऐसे हो सकता है क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। नहीं, मैंने ऐसे कहा था कि उस समय भी हमने जो एक सीख ली इसके लेसन्स लर्न। नाउ द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स पर्टिकुलरली, पहाड़ों की इस तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब कारगिल या उसके जैसा वाकया नहीं होगा, होने नहीं दिया जाएगा। सर इसका एक उदाहरण हमने लद्दाख के ईस्टर्न फ्रंटियर में जो चाइना के साथ जो प्रॉब्लम हुई, उसमें हमने देखा कि भारतीय फौजों ने चाइना को किस तरह से मिलिटरीली पूरी तरह से दबाव में लाया, इस तरह से कि चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना फायदेमंद होगा या उसमें हमारी कैजुअलिटीज होगी, जो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता। इंटरनेशनली चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके सैनिक बड़ी तादाद में मरे और कोई भी हमला उनका फेल हो। लेकिन इसकी गारंटी इंडियन आर्मी ने ली कि उनकी हिम्मत, वहां भी दुर्गम पहाड़ियां हैं, कारगिल जैसी नहीं है, कारगिल द्रास एरिया जैसी, लेकिन इलाका तो दुर्गम ही है, एक्सट्रीम कोल्ड है, हाइट ज्यादा है। तो वी शोड, हमने दिखा दिया कि यू कांट ट्रैम्पल अपॉन अस, यू कांट फोर्स अपॉन अस। मिलिटरीली आप आगे बढ़ोगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ाने के सक्षम हैं। तो ये हम मान लें कि कारगिल या इस तरह का वाकया अब नहीं होने नहीं दिया जाए। सर एक और सब क्वेश्चन है अभी कि कैन कारगिल वार 1999 बी सेड टू बी इन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन आवर पार्ट। और एक और दूसरे सज्जन ने एक और सवाल पूछा इसी से रिलेटेड कि क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी सक्षम है ऐसे टाइप के कोई पर्टिकुलर, वेदर पाकिस्तान या चाइना से अगर ऐसे कोई होगी तो आर वी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई इट एट राइट टाइम एंड डू कोर्स करेक्शन एंड ऑल। तो ये 2 क्वेश्चंस है, वेदर दैट वाज द इंटेलिजेंस फेलियर एंड वेदर नाउ वी आर इक्विप्ड विद इंटेल प्रोएस। देखिए, 99 के मार्च और मिड मई तक पाकिस्तान ने बहुत भारी तादाद में वहां बिल्डअप किया था। ये जो सैनिक कार्रवाई हुई, हजारों टन रसद जिसको कह सकते हैं, सप्लाईज, जिसमें राशन पानी और तेल से लेकर हथियार, बारूद, दल और मिसाइल्स, उनका पूरा का पूरा तोपखाना वहां मूव किया गया काफी तादाद में। उसके लिए लगने वाला एम्यूनेशन, उसकी पूरी फीडर लाइंस, एक्टिविटी तो बहुत हुई थी। और जो हमारी एग्रेसिव मिलिट्री पेट्रोलिंग थी वो उस समय तक नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वी वर इन अनरिटन प्रोटोकॉल कि हम अपनी पोस्टों को खाली करेंगे, वो भी करते थे, और समर आएगा तो हम जाके बैठेंगे। लेकिन विंटर्स में ये ऐसा हो सकता है, इसकी टोल लेना भी जरूरी था। तो इन रेट्रोस्पेक्ट वी कैन से कि हमने उस समय विंटर पेट्रोलिंग एग्रेसिवली जारी रखनी चाहिए थी, जो अब तो खैर हो रहा है। और दूसरा था, आप लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्योर, तो अब इसकी जानकारी तो इतनी मिलती नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमें सरप्राइज तो हुआ, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर तो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है सीमा के उस पार, उसकी जानकारियां कोई और एजेंसीज लेती हैं, उसको कोलेक्ट करना पड़ता है, उसको एक साथ जोड़ के देखना पड़ता है, तब जाके ये आर्मी उस तरह से रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिस तरह से आर्मी वाज कॉट ऑन बैक फुट, हमें सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में आ गए थे, और शुरुआती दौर में भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, या हमें लगा नहीं था कि ये पाकिस्तान की 5 बटालियन
यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है या इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अपनी अपनी बेसिस से आगे आई होंगी। हर बटालियन का अपना एक बटालियन हेडक्वार्टर होता है जो पीछे होता है, तो वहां से ये छोड़ के आगे आए, उसकी हमें मूवमेंट की जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये मूवमेंट देखी गई तब भी ये हमारे काफी ऊपर के लेवल तक माना जाता रहा शुरू में कि ये तो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है और इसे हम काबू में कर लेंगे। कुछ इस तरह से बयान भी हुए थे कि ये हम 10-15 दिन में इनको खदेड़ कर पीछे कर देंगे। लेकिन सौरभ कालिया इंसिडेंट्स और उसके बाद के जो शेलिंग, पाकिस्तानी शेलिंग और हमारे जो प्रोबिंग पेट्रोल्स कहते हैं उनके ऊपर होने वाले हमले, इससे जब बात साफ हुई कि ये कोई मामूली टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये पाकिस्तानी ऑपरेशन है, तो इसमें ये वी वर कॉट ऑन अ बैक फुट, वी वर सरप्राइज्ड। और इसकी जो पीछे तैयारी चल रही थी, उनका हेलीकॉप्टर, उनका आना जाना बहुत बढ़ चुका था, उसको एनालाइज करना, ये सब बातें थी, वो उस समय हुई थी। और इसका हमें शुरुआत के दिनों में जितनी हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये पहले शुरुआती अटैक्स में ज्यादा हुई, जब तक हमें पता ही नहीं था कि इनके पास क्या वेपन्स हैं, किस तरह के हैं। इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनके पास हेवी मशीन गन, ये बाकी असॉल्ट राइफल्स तो है ही हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स, मोटर्स, इनके साथ ये पूरे लेस हैं, और इनको सपोर्ट, फुल सपोर्ट है पीछे इनके आर्टिलरी का। तो ये सब बातें जो खुल के आई हैं, इनको इसमें 2-3 हफ्ते निकल गए, और ये हम वी वेर कॉट ऑन अ बैक फुट डेफिनेटली, और वी वेर सरप्राइज्ड, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम और नहीं, आपका सॉरी, यू हैड अ सेकंड हाफ ऑफ क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग। सर यानी अभी वेदर द इंटेलिजेंस इज नाउ एट पार पर हाँ, ये अभी वो सवाल, बिकॉज आई होप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव लर्न न्यू थिंग्स इन दिस, कि इसका किस तरह से प्रोबिंग होना चाहिए। आर्मी तो फौजें तो अपनी तरह से कर रही है, एयरफोर्स की भी एक ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बेसिस, चाहे वो चाइना की वजह से हो या पाकिस्तान की वजह से हो, अभी काफी आगे तक लद्दाख में आ चुकी है। हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रेगुलरली वहाँ रहते हैं, और कॉम्बैट मिशंस या रेकी मिशन जैसे हैं वो रेगुलरली वहाँ पे होते रहते हैं। तो नाउ गेटिंग कॉट ऑन सरप्राइज बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसका एक ऑपरेशन मेघदूत के पहले एक वाकया सुनने में आता है, जो बड़ा इसको इंटेलिजेंस इनपुट का सक्सेस कहा जा सकता है, कि उस समय भी पाकिस्तान की तरफ हेलीकॉप्टर और सैनिकों की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा दी गई थी, और वो रिपोर्टिंग हमें हुई थी। तो और उसके बाद पाकिस्तान ने ओपन मार्केट में, यूरोप में और अन्य जगहों पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जितनी वॉरफेयर किया, हाई एल्टीट्यूड के रख रखाव की जितनी सामग्री थी, मतलब विंटर जैकेट, स्पेशलाइज्ड बूट्स, पहाड़ों में काम आने वाली जो आइस एक्सेस होती हैं, बूटों में लगने वाले क्रैम्पन्स, जिसमें बूटों में लगने वाले जो कील होती है, क्रैम्पन्स कहते हैं, उसकी शॉपिंग, स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग की शॉपिंग, ऑक्सीजन बॉटल्स जो मैन पैक ली जा सकती है उसकी शॉपिंग, इंफ्रारेड डिवाइसेस की शॉपिंग, स्पेशलाइज्ड गॉगल्स जो लगाने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पे जब बर्फ होती है तो बड़ी इंटेंस आपके आंखों में जाती है, यू कैन इवन बिकम पार्शली और फुल्ली ब्लाइंड इफ यू स्टेयर एट, मतलब आप बर्फ की तरफ देखते हैं। तो वो उस तरह की शॉपिंग उन्होंने करी। वो पूरी इंफॉर्मेशन जब कोलेक्ट हुई, तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है, कहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी, और फिर उसको जोड़कर देखा गया और ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ। हमने कुछ ही दिनों के हमें सिर्फ वो फायदा हुआ कि हम हफ्ता 2 हफ्ते की देरी कर देते तो सियाचिन हमारे हाथ में नहीं होती। तो इस तरह से इंटेलिजेंस तो काम आती है, पहले भी काम किया है इंटेलिजेंस ने, और हम समझते हैं कि हमारी एजेंसीज ने इसमें और भी आगे काम करना शुरू कर दिया हो। और भी कई सहूलियतें होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, कई डिवाइसेस होती हैं, तो इसका इस्तेमाल भी वो कर रही होंगी, हम मानते हैं। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम और आगे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा,
लेकिन we will try to answer all those questions which I have with me right now. I'll try to answer them one by one through mails and other means. So thanks a lot for all the users to sending their questions. और मैं बाकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अभिनंदन जी के पास रिवर्ट करता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे मौका दिया. आई एम वेरी प्राउड दैट आई कुड प्रेजेंट दिस. आई होप कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी तरह से मिली होगी. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जितनी बुक्स हैं, ये आप जरूर पढ़ें और आप खुद को, अपनी आने वाली जनरेशंस को इसमें अपडेट रखें. वंस अगेन थैंक यू सो मच. जय हिंद. कर्नल साहब, मैं आई एम वेरी हैप्पी. अभी लास्ट में आपने जो 2-3 पंक्तियां बताई है, 2-3 पंक्तियों में जो बताया है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि प्रयास डिफेंस करके एक संस्था है नागपुर में, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, यंगस्टर्स को, कि वो जाके आर्मी या डिफेंस में ज्वाइन करें, और उसके लिए उनके यहाँ फ्री में शिक्षा दी जाती है. उनके भी कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं. सो योर लास्ट मैसेज वुड बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग उनके लिए रहेगा. हम कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं. यहाँ पे आज मैं ये सारे वातावरण को देख के एक और 4 पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगा, और उसके पहले मैं सभी के आभार मान लूं. सभी लोगों ने पूरे कार्यक्रम में बड़ी ही डिसिप्लिन वे में, जैसे कर्नल साहब खुद डिसिप्लिन दिख ही रहे थे, तो सारे ही लोगों ने बड़ा ही डिसिप्लिन मेंटेन किया. हमारा अनुभव रहा है कि कई बार पूरे जूम मीटिंग में हमें कुछ लोगों को बोलना पड़ता है कि प्लीज म्यूट कीजिए, कैमरा बंद कीजिए. मैं अपने 2 मित्रों को देख रहा हूँ. हाँ, उल्लास और कर्नल मुले. हेलो सर. yes, but yes, but the meeting is very very disciplined. और इसी डिसिप्लिन को और उन लोगों को एक बार याद करके मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए. सो शहीदों को नमन कर मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे. समाप्ति के पहले एक आखिरी समाप्ति पे एकात्मता मंत्र हम सब लोग गाएंगे, और एकात्मता मंत्र होने के बाद आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं. एकात्मता मंत्र के लिए मैं माननीय हंसश्री मैडम को बुलाना चाहूंगा. मैडम, आप प्लीज ऑनलाइन आ जाइए. यम वैदिका मंत्र दृश्य पुराणा इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति चैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः. ओम शांति शांति शांति. जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम. थैंक यू हंसश्री मैडम. कर्नल साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. आई एम ग्रेटफुल. बहुत अच्छा लगा. आपके फ्रैटर्निटी के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं. मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, एंड आई एम शेयरिंग माय नंबर आल्सो इन चैट. अगर आपको किसी को भी हम लोगों के साथ जुड़ना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं. कोई जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बतानी हो तब भी जुड़ सकते हैं. कोई जानकारी हमसे चाहिए तब भी आप जुड़ सकते हैं. मैं जितने यंग लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनसे सभी से निवेदन करता हूं कि जरूर हमारे साथ जुड़े. एक बड़ा परिवार बनेगा, एक अच्छा इतिहास आगे जाके बढ़ाना है,
वॉर होगा नहीं होगा उसे बाद में देखेंगे, पर इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी 370 के बाद आई हुई है, उसे भी पूरा करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद।